अरे महाराज चल जाओ भैया। क्या आप लोग शुरू करिए। शुरू करें? दूसरा शुरू इसी में कर लिया जाए। स्टार्ट करें। हाँ। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अर्थात यहाँ पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा ही जनता के लिए कानून बनाए जाते हैं। परंतु विडंबना यह है कि कानून की भाषागत पेचीदगियाँ इतनी जटिल हैं कि वह आम जनता के समझ से परे है। यहाँ पर यहाँ के विधि विद्वानों, विधि विशेषज्ञों का ये धर्म हो जाता है कि वो जनता को सरल भाषा में कानूनों को बताएं, समझाएं तथा उनकी जानकारी दें, ताकि लोग जो हैं वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें और अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सकें। इसी क्रम में आज हमारे बीच उपस्थित हैं ख्यातिलब्ध विधि विशेषज्ञ श्री पंकज कुमार त्रिपाठी जी। हमें इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम साक्षात्कार के माध्यम से श्री पंकज कुमार त्रिपाठी जी से विधि के नए कानूनों के नए आयामों पर परिचर्चा करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकें तथा आम जनता को भी उनकी पेचीदगियों को सरल तरीके से बोधगम्य बना सकें। इस परिप्रेक्ष्य में पंकज विधि प्रवाह के छात्रगणों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम स्वागत करना चाहूँगा श्री पंकज कुमार त्रिपाठी जी का एवं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से समय निकालकर हम लोगों को इस पर प्रकाश डालने के लिए विधि के उसमें जो विशेषता है, जो दंड विधि आपराधिक संशोधन अधिनियम 2013 है, उस पर प्रकाश डालने के लिए यहाँ पर अपने समय को दिया है। आपका स्वागत है सर। सर, जैसा कि अभी देश के लिए एक बहुत बड़ा झंझावात था दिल्ली का 16 दिसंबर, एक वीरांगना वीरगति को प्राप्त हुई कुछ दरिंदों के माध्यम से, और उसका ही एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा कि दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 भारतीय संसद के द्वारा पास किया गया। परंतु जो कानून इस समाज में पास करके बनाया गया, कतिपय विद्वानों के कथन हैं कि वह हड़बड़ी में पास किया गया है, कतिपय विद्वानों ने उसको बहुत ही अच्छा कहा है, लेकिन उसकी जो भाषागत पेचीदगियाँ हैं और जो अन्य विधिक उपबंध हैं, उनको सरलता से समझना अभी भी सब लोगों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। सर, तो मैं उस पर ही प्रकाश डालने के लिए आपसे अनुरोध करना चाहूँगा। कृपया कुछ जो है उसके बारे में, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के बारे में हम लोगों को प्रकाश दें। देखिए, कुछ हद तक यह कहना सही है कि दिल्ली गैंग रेप की जो घटना हुई है उसकी वजह से यह कानून बनाया गया है, लेकिन वास्तव में यह कानून कई दशकों से अपेक्षित था। इस कानून के जरिए दो विषयों पर विशेष कानून की आवश्यकता की पूर्ति की गई है। एक जो तेजाबी हमला, जो बहुत आए दिन सुनने में आता है, उस पर पुराना कानून पर्याप्त नहीं था, और दूसरा यौन अपराधों के विभिन्न रूप। अब ये नए कानून की जरूरत 16 दिसंबर की घटना से ही नहीं आई है। हाँ, उस घटना ने इंस्टिगेशन का काम किया, उसने लोगों को समाज के लोगों को सड़कों तक लाने का काम किया, और जिससे संसद पर दबाव बना, उसने कानून पास किया। लेकिन इस नए कानून के बनने को समझने के लिए हमें पुराने कानून को समझना होगा। इन दोनों ही विषयों पर पुराना कानून आपकी भारतीय दंड संहिता 1860 थी, 1860। नाउ वी आर इन 2013। 153 साल पहले का बना हुआ कानून आपके देश में चल रहा है। बहुत सारे विषयों पर बहुत बढ़िया है वो, लेकिन जो सामाजिक बदलावों की वजह से नए कानूनों की आवश्यकता पड़ी, वो तब उस पुराने कानून से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती जब तक कि नया कानून बनाया जाए, खासकर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के साथ। सर, तो ये जो नया कानून अभी जो आया है, उसमें सर विशेषतः जो महिलाओं को फोकस करके जो प्रावधान किए गए, वो सर कौन कौन से हैं? देखिए, प्रावधान को समझने से पहले सामाजिक बदलाव को समझना होगा। 1860 का समाज क्या था? उच्च समाज की महिलाएं कठोर पर्दा प्रथा में होती थी। छोटी बच्ची ही पर्दे में रख दी जाती थी और अपने वृद्धावस्था तक वो पर्दे में रहती थी। वह अजनबी पुरुषों से तो कभी नहीं मिलती थी,
यहाँ तक कि कुछ जो वर्जित रिश्ते परिचितों में होते हैं उनसे भी नहीं मुलाकात कर पाती थी। ऐसे में जो यौन अपराध होने की संभावना थी वो ना के बराबर थी। और निम्न वर्ग की अगर बात करें उस समाज की, तो निम्न वर्ग के प्रति उस समय का जो उच्च वर्ग करता था उसे अपराध माना ही नहीं जाता था, सामाजिक संवेदना थी नहीं। यानी कि उस समय स्त्रियों तक अपराध करने के लिए पुरुषों की पहुंच असंभव थी या ना के बराबर थी। इस नाते यौन अपराध नहीं होते थे, और अगर कभी होते भी थे तो वो बलात्कार जैसे गंभीर अपराध थे या कहीं छेड़खानी जैसी बातें थी, बड़ी बड़ी बातें थी, मोटे मोटे कानून इस पर लिखे गए। मैं एक बात पे आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि संशोधन से पहले की जो आईपीसी अगर उसे आप देखेंगे तो किसी पर्सन को उसके प्रॉपर्टी से डिप्राइव किया जाए रॉन्गफुली बाय क्रिमिनल वे, आपराधिक माध्यम से किसी व्यक्ति से अगर उसकी संपत्ति छीनी जाए तो इस पर लगभग 40 धाराएं लिखी हैं। जबकि किसी महिला से उसकी प्रतिष्ठा छीनी जाए इस पर महज 4 या 5 धाराएं रही। यह स्वयं दर्शाता है कि उस समाज में हम संपत्ति के खिलाफ होने वाले अपराधों पर तो बहुत केंद्रित थे, बहुत संवेदनशील थे, यानी वो उस समय होते रहे। जबकि स्त्रियों के प्रति अपराधों पर हम संवेदनशील नहीं थे, या तो वो निम्न वर्ग की महिलाएं थी जिनके साथ होने पर अपराध माना नहीं जाता था, और उच्च वर्ग की महिलाएं समाज में ऐसी अवस्था में थी कि उनके प्रति अपराध हो नहीं सकता। तो बदलाव क्या किया गया है? पुराने कानून में यौन अपराध केवल 4 स्तर के थे। एक, सार्वजनिक स्तर पर कोई भी अश्लील बात चाहे स्त्री करे या पुरुष करे, इसे रखा गया था धारा 294 आईपीसी, 294 आईपीसी। यहां कोई टारगेटेड बात नहीं थी। दूसरी बात थी कि अगर कोई मेल, कोई पुरुष किसी एक महिला को टारगेट करके कोई बात बोले, कोई कमेंट करे, ईव टीजिंग करे, बट उसका इंटेंशन से छू देने का या कोई हरकत छूने की न करे, तो एक दूसरा अपराध था। ध्यान दीजिएगा कि पहले वाले अपराध में कोई महिला भी सार्वजनिक स्थान पर असली हरकत करती तो भी अपराध था, आज भी वो है धारा 294। सिर्फ महिलाओं की अपराध की बात करें तो केवल 3 लेवल के अपराध थे इस संशोधन से पहले। एक, महिला को बिना छुए दूर से आदमी, छूने का बिना आश्रय रखे, बिना हरकत किए दूर से कोई असली हरकत कर रहा है किसी निश्चित महिला के प्रति, वो धारा 509 509 आईपीसी का विषय होता था। बहुत छोटे से दंड की व्यवस्था थी। दूसरा था कि छूने का प्रयास करे या छू दे, शरीर को उसके छू दे, शारीरिक स्पर्श तक पहुंच जाए, तो उसको रखा गया था असल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स फॉर ब्रीच ऑफ मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। किसी महिला के लज्जा भंग को के आशय से उस पर हमला करना या अपराधी बल का प्रयोग करना, इसमें से गोबर उठा देना, कपड़े फाड़ देना, नंगा कर देना, ये सब इसमें कवर होता था। और जान लीजिए कि इसके लिए दंड महज 2 वर्ष था। गुवाहाटी की घटना घटी थी जी। एक लड़की को नंगा किया गया था। हमारे तमाम गणमान्य नेतागण टीवी पर आते थे और बोलते थे कि सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। मुझे बड़ी हंसी आती थी। ये सख्त से सख्त सजा कैसे आप देंगे लोकतंत्र में? कानून में जो सजा लिखी है उससे ज्यादा सजा नहीं दे सकते, और आप बोले जा रहे हैं सख्त से सख्त सजा देंगे, जबकि सख्त से सख्त सजा उसके लिए जो हो सकती थी वो महज 2 वर्ष का कारावास था। क्यों? क्योंकि पुराने कानून में अगर बिना छुए हरकत किया तो 509 लगे, छू करके हरकत किया तो 354 354 लग गया, जिसमें अधिकतम 2 वर्ष की सजा। और अगर उसने पेनिट्रेशन का कर दिया, पुरुष ने महिला की इच्छा के खिलाफ बिना उसकी सहमति के अगर उसके साथ मैथुन किया, तो प्राकृतिक मैथुन किया तो बलात्कार, और अगर अप्राकृतिक मैथुन कर दिया तो अप्राकृतिक मैथुन की धारा 370 होती है। प्राकृतिक मैथुन बिना इच्छा के हुआ तो बलात्कार, अप्राकृतिक मैथुन जिसमें गुदा मैथुन, मुख मैथुन आ गया तो ये अप्राकृतिक मैथुन, अननेचुरल लस्ट कहा जाता था, और आज भी है ये 377। बलात्कार किया 376। तो इस प्रकार पुराने कानून में सभी प्रकार के यौन अपराधों महज 4 कैटेगरी में, बल्कि आप कहें कि 3 कैटेगरी में रखा गया था।
एक जो कि बिना छूने का आशय रखे हरकत की गई महिला के साथ तो 509 509, एक छू दिया गया बट पेनिट्रेशन तक नहीं पहुंचे तो 354, और उसके बाद अगर इच्छा के खिलाफ नेचुरल इंटरकोर्स हो गया, प्राकृतिक मैथुन किया तो बलात्कार, और अगर अप्राकृतिक मैथुन कर दिया तो 377। हाँ, एक बात और ध्यान देने योग्य है, अगर ये अटेम्प्ट किया और बीच में रुक गया तो उस पे भी अटेम्प्ट टू रेप का चार्ज होता था। कुल मिला के 4 या 5 लेवल पे ही सेक्सुअल ऑफेंसेस को रखा गया था। जबकि इधर जब लड़कियां आजाद हुई, सामाजिक बदलाव हुआ है, तमाम विकृतियां कुरीतियां समाज की दूर हुई, तो रात में भी महिलाएं कार्य करने जा रही हैं, सार्वजनिक स्थल पर जा रही हैं, सार्वजनिक वाहन से लौट रही हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज का एटमॉस्फेयर अलग हो गया है, एजुकेशन को एजुकेशन है, बड़े लेवल तक लड़कियां साथ में पढ़ती हैं। जरूरत है, सामाजिक बदलाव की आवश्यकता है, कोई गुलाम देश नहीं है, हम आजाद हो गए, हमारे यहाँ स्त्रियां भी आजाद हैं, उन्हें भी आगे बढ़ने का हक है। तो ऐसे में पुरुषों की स्त्रियों के प्रति विभिन्न स्तरों पर अपराध करने की संभावना में बेतहाशा वृद्धि, जैसे पीछा करना, नंगा ही कर देना, अब घूंघट खींचना और पूरा नंगा कर देना दोनों एक ही अपराध था, तो इसके लिए अलग अलग दंड की जरूरत थी। घूरना, देखना, आजकल तमाम डिवाइसेस आ गए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वीडियो कैप्चर कर लेना, कोई लड़की अपने बाथरूम में नहा रही है, कपड़े बदल रही है, उसकी फोटो खींच करके बाहर डाल देना। तो इस तरह से सेक्सुअल ऑफेंसेस के बहुत सारे कैटेगरीज की जरूरत थी और बहुत डिफरेंट लेवल पर इसको डिफाइन करके इसके लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट बनाने की जरूरत थी। तो एक तो ये किया गया है इस नए अधिनियम में, और दूसरा जो एसिड बर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ी है समाज में। जो ध्यान दीजिएगा कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस रखे गए हैं, बढ़ाए गए हैं, वो केवल महिलाओं के खिलाफ जी, जबकि जो एसिड बर्निंग है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, चाहे महिला पुरुष पर डाले, पुरुष महिला पर डाले, महिला महिला पर या पुरुष पुरुष पर तेजाबी हमला करे, तो उसके लिए भी अलग से एक व्यवस्था थी। सर, ये जो तेजाबी हमला जैसा आपने अभी बताया, इस बारे में सर कई परिचर्चाएं हुई हैं और एक नए तरीके का अपराध जो इस कानून में बनाया गया है, तेजाबी हमला, ये सर अन्य जो पुराने अपराध थे या पहले के समय में जो तेजाबी हमले को कोई अलग अपराध नहीं माना जाता था, उससे सर क्या भिन्नता पाई गई कि इसको एक नया अपराध बनाया गया? यह आपको बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसी प्रश्न के जरिए हम आम लोगों को बता पाएंगे कि आखिर ये बदलाव क्यों जरूरी था। देखिए, सीधी सी एक बात है, अपराध जब किसी के शरीर को नुकसान करता है तो उससे दो तरह की संभावना होती है। क्या उससे वो मर सकता था या नहीं मर सकता था? अगर मर सकता था लेकिन बच गया तब तो अटेम्प्ट टू मर्डर में जाता था, जिसके लिए अगर वो घायल हुआ लेकिन बच गया तो आजीवन कारावास तक की सजा थी, और बिल्कुल वो गोली बगल से निकल गई, तनिक भी चोट नहीं आए तो भी 10 वर्ष तक की कारावास की सजा थी। लेकिन उस पर चाहे जितना भी चोट लग गई, अगर उस कार्य से वो मर नहीं सकता कभी, तो उसे सिर्फ गंभीर चोट का अपराध माना जाता रहा है, और उसके लिए सजा अधिकतम 7 साल। यानी किसी व्यक्ति को गोली मारी गई और उसको यहां छूते हुए निकल गई, एक उंगली पे चोट लगते हुए निकल गई, तो वो 307 का मुजरिम होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाएगा, क्योंकि गोली से मर सकता है। और ऐसे में उसे 10 वर्ष या आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। यहां तक कि अगर पहले से वो आजीवन कारावास भोग रहा है, जो उसने हमला किया है, तो उसे सजाए मौत भी दी जा सकती है। जबकि अगर किसी ने किसी पर तेजाब फेंक दिया तो तेजाब से कोई मरता नहीं, इस नाते उसे अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास माना नहीं जाता था। तो फिर उससे नीचे का अपराध, गंभीर चोट पैदा करने वाला अपराध, घोर उपहति ग्रीवियस हर्ट इसे लाने कहते हैं, कॉजिंग वॉलंटरली ग्रीवियस हर्ट जी। तो ये अधिकतम 7 साल का सजा वाला अपराध होता था। अब एक बात जरा जानिए, एक आदमी ने गोली मारी और किसी के शरीर को टच करते हुए निकल गई, थोड़ी बहुत इंजरी कॉज हो गई, तो उसके लिए तो सजा ठीक थी वो जी। लेकिन तेजाब किसी के चेहरे पर फेंक दी गई, वो मरेगा तो नहीं, लेकिन मरने से भयानक जिंदगी वो जिएगा जी। इस नाते इस पर नए कानून की जरूरत थी। लेकिन थोड़ी एक बात और समझिएगा, ये जो गंभीर चोट वाला अपराध था पहले,
उसमें गंभीर चोट किसे किसे माना जाता था? अगर देखेंगे, एक उंगली, छोटी उंगली की छोटी सी अगर हड्डी भी टूट गई तो भी गंभीर चोट है। चेहरे पे कोई ऐसा खरोच आ गया, कोई ऐसा धब्बा बन गया कि जो परमानेंट चलेगा, तो वो भी गंभीर चोट था। और तेजाब से नहला दिया गया पूरा चेहरा, आंखें दोनों चली गई, चेहरा एकदम से बर्बाद हो गया, तो भी वो गंभीर चोट नहीं था। इस प्रकार जो पहले एसिड हमले का जो क्लासिफिकेशन था, वो अपनी तुलना में बहुत कम गंभीर अपराधों के साथ था। इस नाते इसके नए सिरे से क्लासिफिकेशन की आवश्यकता और नए सिरे से इसके लिए दंड की व्यवस्था की जरूरत थी, जो करके हमारे संसद ने अच्छा काम किया। सर, जो अभी संशोधन हुआ है तेजाबी हमले को जो इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसा कि आपने बताया कि मतलब अच्छा रहा इसका वर्गीकरण, क्या सर कोई कमियां भी आप पाते हैं इसमें जो संशोधन हुआ? जी देखिए, कमियां हैं, बिल्कुल हैं। सबसे पहली बात कि इसमें 2 धाराएं जोड़ी गई हैं। तेजाबी हमले के अपराध के संदर्भ में 2 धाराएं जोड़ी गई हैं और दोनों में ही अलग अलग 2 अपराध बनाए गए। एक, जबकि तेजाबी हमला किसी पर किया जाए और पड़ जाए उस पर, वो घायल हो जाए, इसे तेजाबी हमला कहा गया है, थ्रोइंग ऑफ एसिड कहा गया है, अटैक ऑफ एसिड कहा गया है। इसके लिए सजा की गई है कम से कम 10 वर्ष का कारावास से आजीवन कारावास तक, कम से कम 10 वर्ष तक का कारावास से आजीवन कारावास तक। यानी उस पर्सन को जिसने कि एसिड फेंका है, उसे 10 वर्ष से कम की सजा नहीं दी जाएगी जी, और आजीवन कारावास तक की सजा दी सकती है। अब यहां पर हम इस अपराध की आज दंड के आधार पर गंभीरता को देखते हुए अन्य अपराधों से तुलना करके देखते हैं। आज अगर किसी ने किसी को गाली दी, यानी प्रोवोक किया, भड़का दिया, इस वजह से उसने उस पर गोली चला दी और वो मर गया, तो इसे कहेंगे सदोष मानववध जो हत्या नहीं है, जिसे अखबार वाले अक्सर गैर इरादतन हत्या करके अखबार में लिखते हैं। अगर बिना उकसाए गोली मारता तो हत्या होती मर जाने पर। एक उकसाने पर गोली मार दिया है तो उकसाना तो थोड़ा सा बचाव देगा ना, तो ये अपराध होता है। धारा 300 खंड 1 में बचाव मिल जाएगा, क्योंकि उसने उकसाया था मारने, जो मरा हुआ है, तो मारने वाले के लिए दोषी माना जाएगा। धारा 302 की बजाय 304 आईपीसी, 302 नहीं लेगा, 304 लग जाएगा उसका फर्स्ट। इसमें उसे सजा 10 वर्ष तक का कारावास या आजीवन कारावास होगी। जबकि अगर इसने एसिड फेंका और वो घायल हुआ, क्योंकि एसिड से मरेगा तो है नहीं, वहां मर गया, तो 10 वर्ष तक का कारावास या आजीवन कारावास की सजा हो। अगर इसने एसिड फेंक दिया है तो चाहे अपने मन से फेंका चाहे भड़काने पर फेंका, दोनों ही सिचुएशन में दंड होगा कम से कम 10 वर्ष से आजीवन कारावास। आम आदमी को यहां ध्यान देना है कि एसिड चाहे भड़काने पर फेंका और चाहे रंजिश में फेंका, चाहे बिना किसी कारण के फेंक दिया, सजा 10 वर्ष से कम नहीं होगी और आजीवन कारावास तक, और कारण होने पर भी यही सजा होगी। जबकि अगर उसने भड़काने पर मारा तो सजा 10 वर्ष तक का कारावास या आजीवन कारावास होगी। दोनों में फर्क क्या है? यहां 10 वर्ष से कम नहीं हो सकती है। हमला तेजाबी जब किया गया तो 10 वर्ष से कम सजा नहीं होगी, जबकि उसने उसको मार डाला है, 10 वर्ष से कम भी सजा हो सकती है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तेजाबी हमला जो किया उसे छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन उन कारणों पे भी तो चर्चा होने की जगह होनी चाहिए ना, जिन कारणों से किसी ने कोई अपराध कर दिया, किस मेंटेलिटी का आदमी है, इन बातों पे भी तो ध्यान दिया जाना चाहिए। अब मैं एक बात और कह लूं, फिर प्रश्न अपना आगे करिएगा। ये तो थोड़ी सी गलती है। आप पूछे इसमें गलती क्या, तो यहाँ थोड़े कम लेवल की गलती दिखाई दे रही है, क्योंकि हो सकता है कोई कहे कि जो भड़काने पर गोली मारा उसके में सजा ज्यादा कर दी, मैं सहमत हो सकता हूँ उससे भी। लेकिन एक दूसरे अपराध है जो 326B में लिखा गया है, तेजाबी हमला कर देना, पड़ जाना उसके शरीर पर, 326A जी, अटेम्प्ट टू थ्रोइंग एसिड 326B में रखा गया है जी। हाँ, मैं इसी प्रश्न पर आना चाह रहा था कि अगर कोई तेजाब फेंक रहा है और फेंकने पर तेजाब उस लक्षित व्यक्ति पर नहीं पड़ता, वो कहीं इधर उधर पड़ जाता है, तो जैसे कि हत्या के प्रयत्न के लिए अपराध घोषित किया गया है, तो क्या इसके लिए सर जो प्रावधान है वो क्या है? इसको भी देखिए, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक नियम है कि जिस काम को लॉ ने आपको मना किया है, यानी कि कहा है कि मत करना, और अगर करोगे देन यू विल बी पनिश्ड बाय लॉ। अपराध इसी को कहते हैं, कोई काम मत करना, अगर करोगे तो कानून दंडित करेगा।
तो कानून कर दीजिए और रिजल्ट पा लीजिए तभी नहीं दंडित करता है। आपने कर दिया, अब ड्यू टू अदर रीजन रिजल्ट नहीं मिला, आपको वो कॉन्सिक्वेंस नहीं मिला जो आप डिजायर किए हुए थे, जो एक्सपेक्टेड था आपके लिए, तो भी आपने तो गलत काम किया ना। तो कानून इसे क्रिमिनल अटेम्प्ट कह के दोषी ठहराता है। वही सिद्धांत यहाँ भी लागू है। यहाँ भी एक नई धारा लिखी गई है 326B, उसमें जो है अटेम्प्ट टू थ्रोइंग एसिड को अपराध बनाया गया। यानी एसिड फेंका तो गया लेकिन आदमी के शरीर पर नहीं पड़ा, बगल में जी। जैसे गोली मारी गई बगल से निकल गई तो अटेम्प्ट टू मर्डर, वैसे ही अटेम्प्ट टू थ्रोइंग एसिड है, अटेम्प्ट टू अटैक ऑफिसर। और इसके लिए भी दंड का विधान किया गया है धारा 326 ख में। यह दंड क्या है? कम से कम 5 वर्षों का कारावास से अधिक 7 वर्षों का कारावास। यानी अगर उसने प्रयत्न किया तो कम से कम 5 साल की जेल तो होगी होगी, अधिक से अधिक ये 10 वर्षों 7 वर्षों तक की हो सकती है। तो इस प्रकार ये अपराध भी बनाया गया है। सर, तो ये जो समस्याएं हैं इस नए कानून में और जो प्रावधान किए गए हैं इस नए कानून में, जैसा कि हम जो हैं हम JRF शोध के विद्यार्थी हैं, सामान्य जन के लोग भी हैं, शोध विद्यार्थी होंगे विधि के, या विधि में क्षेत्र में जुड़े हुए अधिवक्तागण हो गए या न्यायाधीश भी हो गए। सर, सबके अपने अपने व्यू हैं, सबके अपने अपने विचार हैं इस अधिनियम के प्रति। सर, आपसे एक प्रश्न ये है कि ये अधिनियम कितना दूरगामी है, कितना प्रभावशाली है, तथा आपके विचार इसमें और क्या सुधार किया जा सकता था ताकि इसको और प्रभावी बनाया जा सके, इस पर सब कुछ प्रकाश डालें। देखिए, अधिनियम कोई अपने आप में प्रभावी नहीं होता है, प्रभावी तो तंत्र को होना होगा। आपके उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका पिछड़ा हुआ है, बार बार पैकेज दिया जाता है लेकिन वो आम जन तक पहुंचता ही नहीं है, तो वो जैसे का तैसे पिछड़ा है। सरकार लोगों का टैक्स सरकारी खजाने में, सरकारी खजाने से तंत्र में बैठे लुटेरे तो पहुंच जाता है। कानून तो लिखा हुआ, ये कानून अपने आप में बन गया जरूरत को पूरी करने के लिए, ठीक है, लेकिन इसमें जो खामियां है मेरी निगाह में वो दूसरे लेवल की। तंत्र की खामी पे मैंने चर्चा कर दी, वो तंत्र का विषय है, हम लोग आज उस चर्चा पे नहीं है मेरी समझ से जी। इस कानून में एक दूसरे तरह की खामियां हैं, ये अपने लक्ष्य को पूरा कर पाए ये खामी नहीं है, बल्कि लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ ज्यादा है। उसे हम आपको एक दूसरे दृष्टांत से समझाएंगे, खासकर जो अटेम्प्ट टू थ्रोइंग एसिड है, जो एसिड फेंकने का हमला का प्रयत्न की बात है। मैं आपसे फिर से वही उदाहरण दूंगा कि एक आदमी दूसरे को गालियां बक रहा है, कहां जहां वो समाज में खड़ा है, उसके पास एक लाइसेंस्ड गन भी पड़ा हुआ है और आपा खो देता है। जान लीजिए कोई गाली देगा तो किसी को गोली मारने का हक बिल्कुल नहीं है, कानून से दंडित कर देगा, चाहे वो लाइसेंस्ड गन हो या अनलाइसेंस्ड। लेकिन आपा खोकर अगर गोली मारी गई है तो ये थोड़ा सा बचाव का कारण बनती है कानून में, इसे प्रकोपन कहते हैं। तो एक व्यक्ति ने दूसरे को गालियां दी और वो आपा खो दिया, उसने उस पर गोली चला दी, गोली से वो घायल हुआ लेकिन मरा नहीं। अगर मर जाता तो भी मारने वाला हत्या का दोषी नहीं होता, क्योंकि उसके भड़काने पर उसने गोली मारी, इतना बचाव मिल गया। तो कौन सा अपराध होता? अखबार वालों की भाषा में, आम आदमी की भाषा में गैर इरादतन हत्या का अपराध होता है। मर जाता था, बच गया तो गैर इरादतन हत्या के अपराध का प्रयत्न हो गया। तो हम लोग बचने की बात करें क्योंकि हम इसके प्रयत्न से उसकी तुलना करेंगे। तो एक आदमी ने भद्दी भद्दी गालियां दी किसी आदमी को, जहां वो ऐसे जगह पे खड़ा था कि बर्दाश्त से बाहर हो रही थी बात, उसके पास पिस्टल पड़ा हुआ था, उसने गोली मार दी, वो घायल हो गया लेकिन बच गया, जी गया। इस आदमी का अपराध हुआ धारा 308 आईपीसी 308 आईपीसी, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। हत्या सदोष मानववध जो हत्या नहीं है, जिसको फिर से मैं कहूंगा भाषा में गैर इरादतन हत्या कहते हैं, उसका प्रयत्न बना। इसके लिए सजा उस धारा में महज 3 वर्षों तक का कारावास है। यानी इस गोली चलाने वाले को सजा अधिक से अधिक 3 साल दी जाए। और अब जब कानून में केवल अधिकतम दंड लिखा होता है तो नीचे कितना देगा ये न्यायाधीश के विवेक पर होता है। लेकिन अगर उसी व्यक्ति ने, उसको हम थोड़ा सा उदाहरण बदल लेते हैं कि एक आदमी एसिड की दुकान चलाता था,
एसिड की दुकान पर वो बॉटल में या किसी अदरवाइज किसी पॉट में वो एसिड रखा हुआ था, वहीं पर कोई उसको उकसा देता है, गाली देता है, धमकियां दे रहा है, वो आपा खो देता है। ध्यान दीजिए, मैं फिर से सफाई दूंगा कि आपा खोकर आप अपराध करेंगे कोई बचाव नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा सी रहम की जाती है, की भी जानी चाहिए कि उसने भी थोड़ा दोष किया है। तो आपा खो करके उसने एसिड फेंक दिया और वो एसिड उसके बगल में गिर गया, जिस पर फेंका गया उस पर पड़ा नहीं, तो ये हो गया अटेम्प्ट टू थ्रो इन ऑफ एसिड। यहाँ जो नया कानून है वो उसे कम से कम 5 साल की सजा दे ही देगा। वही गोली चलाता और वो बच जाता, लग जाती लेकिन बच जाता, तो 3 साल की सजा में वो बच जाता, मुक्त हो जाता, अधिकतम 3 साल, 3 से कम भी हो सकती थी। एक धारा और भी है सीआरपीसी की, धारा 360 है, 360, जो न्यायाधीश को यह भी क्षमता देती है कि अगर वो परिस्थितियों के अनुसार 7 वर्ष तक के दंडित अपराधों की दशा में, और ये तो 3 ही वर्ष का है ना जी, यदि वो चाहे कि आदमी को प्रोबेशन पे छोड़ दिया जाए, यानी उस पर कोई बॉन्ड वगैरह डाल के, तो वो बिना सजा के भी छोड़ सकता है। गोली मारा, वो घायल हुआ, बच गया, भड़काने पर गोली मारा है, तो क्योंकि 3 ही साल की सजा होनी है, अधिकतम 1 साल की भी हो सकती है, या प्रोबेशन पे भी छोड़ा जा सकता है। प्रोबेशन मतलब शर्तें लगा दी जाएंगी कि आप इधर नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, ये बॉन्ड भर दीजिए, दोबारा उसको घूरेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, कुछ करेंगे तो आपको फिर से सजा दे दी जाएगी। लेकिन अगर वो एसिड फेंक दिया तो इन किसी कारणों पे चर्चा वो नहीं कर पाएगा और उसे जेल में जाना ही पड़ेगा कम से कम 5 साल। ध्यान दीजिए, दंड विधि में जो दंड बनाया जाता है वो उस मानसिकता के अनुपात में होना चाहिए जिस मानसिकता में अपराध करने वाले ने अपराध किया। हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, परिस्थितियों में ही फैसला लिया जाता है। कुछ फैसले ऐसे हैं कि एकदम प्रतिबंधित आप नहीं लेंगे, लेकिन किस परिस्थिति में लिए गए ये तो ध्यान में रखा जाएगा ना, और उसी अनुपात में दंड का विधान किया जाता है। तो ये मेरी समझ से गलत है, और इसमें गलती एक और भी है, यहां तो भड़काने पे फेंक दिया। अगर ये आदमी पूरी प्लान करे, कोई भड़काया नहीं है बल्कि सुपारी लेके बैठा है कि मैं पैसा, मुझे 2 लाख मिलेगा, मैं इस पर एसिड फेंक दूं, और एसिड फेंका और बगल में पड़ गया, तो महज 7 साल ही सजा पाएगा। ये इतना बड़ा कारण था तो भी 5 साल पा ही जाएगा, और उतना खतरनाक कारण से वो फेंक रहा था तो भी केवल 2 साल ही ज्यादा पाएगा। तो मेरा जो इस पर आपत्ति है, या आपत्तियां जो, उनमें से सबसे बड़ी आपत्ति तो ये है कि दंड की मात्रा आनुपातिक नहीं है, ये बहुत ही गलत है। इसके अलावा ये अभियुक्त के एक अधिकार का हनन भी करती है। आप सब जानते हैं, सारा भारत जानता है कि किसी व्यक्ति को जब तक दोषी साबित नहीं किया जाएगा उसे निर्दोषी माना जाएगा। तो दोषी कब माना जाएगा? जब उसके खिलाफ दूसरी पार्टी का साक्ष्य लिया जाए और उसे भी सुना जाए। तो एक बार अभियुक्त व्यक्ति का यह विधिक अधिकार है कि उसको सुना जाए, तभी उसे दोषी है कि निर्दोषी है इसलिए घोषित किया जाए। ये उसका मौलिक अधिकार आता है अनुच्छेद 21 के तहत। दूसरा उसका अधिकार है कि अगर वो दोषी पाया गया तो विधि में जो दंड लिखा गया, दंड की इतनी मात्रा लिखी है, इतना देंगे, इतना देंगे, कितना देंगे, तो दूसरा अधिकार उसका शुरू होता है कि ठीक है साहब, मैं दोषी हूं, लेकिन मुझे ज्यादा दंड नहीं मिलना चाहिए, मुझे कम वाला दंड मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने इन कारणों से अपराध किया। ध्यान दीजिए, जब दोषिता का निर्धारण होगा तब कारणों पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन जब दंड देने चलेंगे तब तो कारणों पर चर्चा होनी चाहिए। तो ये उस अपराधी साबित हो चुके व्यक्ति का अधिकार है कि दंडादेश पर भी उसे सुन लिया जाए। आपने देखा कि इस कानून में न्यूनतम दंड लिख दिए गए हैं, वहां भी 10 वर्ष था जहां ऐसे पड़ गया शरीर पे, और यहां जहां नहीं पड़ा वहां 5 वर्ष है। बिना परिस्थितियों पर चर्चा किए ही उसे 5 साल या 10 साल की सजा दे ही दी जाएगी। ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ तो है ही, ये फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 21 में हमारे संविधान